सो हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के इस लेक्चर के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम के काम करने के तरीके को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एंजाइम के काम करने के तरीके को बदल सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। समझ पा रहे होंगे मतलब क्या है? हेडिंग का समझा दिया मैंने आपको। बहुत सारे कारक पढ़ेंगे हम, 3-4 तो पढ़ाएंगे ही ऑब्वियसली। सबसे पहला जो फैक्टर है, कारक है, वो है टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर जो है एक फैक्टर है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है या घटती है, वही हम सीखने वाले हैं बेसिकली। मैं आपको समझा दूं कि जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन जो होता है वो बहुत सारे एमिनो एसिड की चेन होती है। ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये सब हमने आपको इसी चैप्टर के पिछले लेक्चरों में पढ़ा दिया है बेसिकली। ये जो बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और एमिनो एसिड अलग अलग हो जाते हैं। अगर एमिनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे तो ये प्रोटीन रहेगा ही नहीं, क्योंकि एमिनो एसिड ही टूट गए। अगर प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो एंजाइम ही नहीं रहेगा, क्योंकि एंजाइम किसका बना था? प्रोटीन का। अगर प्रोटीन नहीं है तो एंजाइम भी नहीं है। अगर एंजाइम ही नहीं रहा तो एंजाइम काम कैसे करेगा? इसका मतलब एंजाइम काम करना बंद कर देगा अगर वो टूट गया है हाई टेम्परेचर की वजह से। यानी कि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम काम नहीं कर सकते। एक बात और सुनो, एंजाइम जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे भी काम नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है, बहुत ही कम, 0 डिग्री के आसपास, तब क्या होता है? एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो जीरो हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? बहुत ध्यान से सुनना। टेम्परेचर एक एनर्जी होती है, बेसिकली हीट एनर्जी होती है टेम्परेचर के अंदर। अगर टेम्परेचर कम है तो सभी मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम होगी। यानी कि एंजाइम काम कैसे करता है? सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके जुड़ता है और वो सबस्ट्रेट क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। जो सबस्ट्रेट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? एनर्जी की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से। अगर टेम्परेचर कम है तो सबस्ट्रेट के आने की जो रेट है वो भी बहुत ही कम होगी और प्रोडक्ट बनने की जो रेट है वो भी बहुत ही कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से मॉलिक्यूल्स का मोशन ही कम हो गया है। मॉलिक्यूल्स हिल ही नहीं पा रहे अपनी जगह से, इसलिए एंजाइम काम नहीं करते हैं लो टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे टूट जाते हैं, इसलिए काम नहीं करते हैं। तो ये दोनों बातें समझने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि एंजाइम सबसे अच्छे तरीके से काम कब करेंगे? जब एक बीच का टेम्परेचर हो, ना ज्यादा और ना ही ज्यादा कम। ऐसा टेम्परेचर अगर मिलेगा तो एंजाइम सबसे बढ़िया एक्टिविटी करेंगे। उसी टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करे, यानी कि एंजाइम जितनी एक्टिविटी कर सकते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा दे उस एक्टिविटी को करने में, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे। और जनरली दुनिया के अंदर जितने भी एंजाइम हैं उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 28 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी टेम्परेचर पे सारे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये लाइन समझ में आई होगी। अगली लाइन की ओर फॉरवर्ड होते हैं। एक्टिविटी जो है किसी भी एंजाइम की, क्या मैंने आपको समझा दिया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हाईएस्ट एक्टिविटी होगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो भी एक्टिविटी घटेगी, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो बंदी हो जाएगी एक्टिविटी, और टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम है तब क्या होगी? एक्टिविटी कम होगी, है ना? दोनों तरफ एक्टिविटी कम हो रही है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ने पर भी एक्टिविटी कम होती है और टेम्परेचर घटने पर भी एक्टिविटी कम होती है। तो यही लाइन लिखी गई है। एक्टिविटी जो है एंजाइम की वो डिक्रीज करती है, वो घटती है कब? बोथ, यानी कि या तो आप बिलो करो, बिलो का मतलब है कम, या फिर आप अबव करो, अबव का मतलब क्या है? ज्यादा। अगर आप ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम टेम्परेचर से किसी टेम्परेचर को कम करते हो या ज्यादा करते हो, दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशन में जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो क्या होती है? कम होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से। जो एंजाइम होते हैं वो टेम्पररली इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि काम करना बंद कर देते हैं। किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर माइनस में चला गया तो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, है ना? क्योंकि टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर होगा तभी एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी करेगा।
अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर आपने किया है, 0 कर दिया, तब एंजाइम काम करना बंद कर देगा, और 0 से और कम करोगे तो 100% ही नहीं करेगा। समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए। टेम्पररी का मतलब समझना, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो एंजाइम काम नहीं कर रहा है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाकर वापस ऑप्टिमम कर दिया है, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया है, तो एंजाइम वापस काम करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए ये कंडीशन कैसी है? टेम्पररी है, बदल सकती है। अंडरस्टूड और नॉट? इनएक्टिव का मतलब है काम नहीं कर रहा, एक्टिव नहीं है ना? तो टेम्परली इनएक्टिव कब होता है एंजाइम? 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम टेम्परेचर पे। अंडरस्टूड और नॉट? अगली लाइन देखना, एक ऐसी कंडीशन बताई थी मैंने आपको, जब हायर टेम्परेचर होता है तो प्रोटीन जो है टूट जाता है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन का ही बना है। अगर प्रोटीन टूट गया तो एंजाइम टूट गया, एंजाइम टूट गया तो एंजाइम जो है वो काम कैसे करेगा? जब टूट ही गया है तो काम कैसे करेगा? इस टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। अगर प्रोटीन टूट गया है तो वो इनएक्टिव हो गया है, लेकिन ये परमानेंटली इनएक्टिव हो गया है। अब कभी भी ये वापस जुड़ नहीं पाएगा टेम्परेचर की वजह से। जब 0 डिग्री सेल्सियस से वापस टेम्परेचर को आपने बढ़ा के ऑप्टिमम किया तो एंजाइम वापस एक्टिव हो गया, इनएक्टिव से एक्टिव हो गया। लेकिन यहां पर अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर मिलने वाले एंजाइम कभी भी वापस एक्टिव नहीं होंगे। चाहे आप टेम्परेचर को वापस 28 कर दो, वापस 30 कर दो, वापस ऑप्टिमम कर दो, वो एंजाइम कभी भी एक्टिव होगा ही नहीं। इसलिए ये स्टेट कौन सी है? परमानेंट। परमानेंटली जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो गए हैं, परमानेंट इनएक्टिवेशन, परमानेंटली इनएक्टिव हो गए हैं। कितना भी टेम्परेचर छेड़ लो ये वापस काम करना स्टार्ट करेंगे ही नहीं। कितने टेम्परेचर पे होते हैं ये परमानेंटली इनएक्टिव? 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पर बात करते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो एमिनो एसिड के बने होते हैं, और एमिनो एसिड जो है वो टूट जाते हैं, उसके बीच के जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो टूट जाते हैं टेम्परेचर की वजह से। इस टूटने की प्रोसेस का नाम है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन होने की वजह से एंजाइम कभी भी वापस एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसा एंजाइम मिला है हमें जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है, क्योंकि आपको अगर पता है तो बहुत गर्म पानी के जो झरने होते हैं, नदियां होती है, उनके अंदर भी बैक्टीरियाज मिलते हैं। वो बैक्टीरिया भी जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो उसके अंदर कोई तो एंजाइम होगा। उस एंजाइम का नाम रखा गया था टैग पॉलीमरेज। क्या रखा गया था? टैग पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब होता है जो, पॉली का मतलब होता है बड़ा, यानी कि ये बेसिकली डीएनए को बड़ा करते हैं, है ना? डीएनए का रेप्लिकेशन करवाते हैं उस बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए इसका नाम रखा पॉलीमरेज। अब ये टैग क्यों रखा है? इसमें जो टी है ना इसका मतलब है थर्मल। क्या मतलब है इसका? यहां पे लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना। टी का मतलब है थर्मस, थर्मल, है ना? थर्मल का मतलब गर्म, टेम्परेचर। और एक्यू का मतलब है एक्वस। क्या मतलब है? एक्वस। यानी कि ये पानी में मिलते हैं, एक्वस का मतलब ही पानी, और ये गर्म पानी में मिलते हैं। थर्मल, थर्मल एक्वेटिकस, एक्वेटिकस ये नाम होता है इस बैक्टीरिया का। थर्मस, थर्मल एक्वेटिकस बोल सकते हो इसे। ये उस बैक्टीरिया का नाम है जिस बैक्टीरिया से हमें एक एंजाइम मिला है। वो एंजाइम बहुत हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। अगर वो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो इसी बैक्टीरिया के नाम पे उसका नाम रखा हमने। और इस लाइन का एक्सेप्शन भी है ये एंजाइम, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है ना। हम तो कह रहे हैं कि सारे एंजाइम 40 डिग्री पे टूट जाते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा एंजाइम मिल गया है थर्मल एक्वेटिकस बैक्टीरिया से जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। तो इस एंजाइम का नाम एज ए एक्सेप्शन आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लाइन भी बहुत अच्छे से समझा दी मैंने आपको। अगली जो लाइन है टेम्परेचर के बारे में वो ये है कि टेम्परेचर शो करता है, दिखाता है Q10 टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये Q10 टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है बहुत ध्यान से समझना, कि जो किसी भी रिएक्शन की रेट है, रिएक्शन कौन करवा रहा है? एंजाइम करवा रहा है, यानी कि जो एंजाइम है वो रेट को कंट्रोल कर रहा है बेसिकली। बहुत ध्यान से देखो, अगर रेट जो Q10 कोफिशिएंट है इस एंजाइम का वो क्या बताता है हमें? रेट डबल्स इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाई 10 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी एंजाइम का टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो, तो उस रिएक्शन की जो रेट है वो डबल हो जाएगी, इंटू 2 हो जाएगी। इस पहली लाइन का ये मतलब है। अगर किसी टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हो तो रेट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी।
अगर किसी टेम्परेचर को 10 डिग्री से घटा देते हो तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी उस रिएक्शन की रेट। उम्मीद करता हूं समझा पाया हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना। अगर किसी x डिग्री सेल्सियस पे किसी रिएक्शन की जो रेट है वो R है, कितनी है, R है। अगर इस टेम्परेचर में आप ऐड करते हो 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि x प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया है, तो इस रिएक्शन की जो रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी, डबल हो जाती है। अगर इस टेम्परेचर को आप कर देते हो x प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, क्या इसके अंदर आपने 10 बढ़ाया है तो इसकी जो रेट है उसकी डबल हो जाएगी, यानी कि 2R इंटू 2, रेट कितनी हो जाएगी, 4R हो जाएगी। तो ये है इस लाइन का मतलब, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट क्या होती है, डबल होती है। और बात करते हैं एक अगली लाइन के बारे में। अगर किसी x डिग्री सेल्सियस पे किसी रिएक्शन की रेट कितनी है, R है, अगर आप इस टेम्परेचर को 10 घटा देते हो, यानी कि x माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हो, तो जो रिएक्शन की रेट है वो कितनी हो जाएगी, R/2, यानी कि आधी हो जाएगी, है ना। अगर इस टेम्परेचर को और घटाते हो x माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, इससे भी 10 घटा दिया तो इस रेट से, इस रेट की भी आधी रेट हो जाएगी, यानी कि R/2 तो पहले से था, इसकी आधी होगी तो एक 2 नीचे और आएगा, रेट कितनी बन जाएगी, R/4 बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं इन लाइनों को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब एक ग्राफ बना रखा है हमने जिसमें बताया है कि इधर तो हम ड्रॉ कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे रोर बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इधर हम शो कर रहे हैं टेम्परेचर। ग्राफ इसलिए बना रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा या घटेगा ये दिखना भी तो चाहिए। यहां पर दिखेगा, देखो यहां पर जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, क्या ये एक्स एक्सिस में ग्राफ इधर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये जो मार्कर जा रहा है इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि इधर अगर मार्कर जा रहा है एक्स एक्सिस में तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर ऊपर जाएगा तो ROR बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यानी कि अगर ये ऊपर गया और इधर भी गया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है। कब तक बढ़ा है, यहां तक बढ़ा है। इसके बाद देखो जब ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो ये ROR नीचे आ रहा है, यानी कि अब टेम्परेचर बढ़ने से ROR घट रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब है, यहां पर है बेसिकली। यहां पर रेट कैसी है, मैक्सिमम है। ये जो मैक्सिमम रेट है ये कहां पर मिलेगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मिलेगी या नहीं। ऐसा टेम्परेचर जहां पे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है उसी को क्या बोला था, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला था। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहां पे लिख दिया 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिविटी जो है, रेट जो है वो मैक्सिमम होगी और इतनी होगी। इस टेम्परेचर से चाहे आगे जाओ तो भी रेट घट रही है, पीछे आओ तो भी रेट घट रही है, यानी कि मैक्सिमम रेट रहती है कहां पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर। तो ये था पहला फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, जिसका नाम है टेम्परेचर, और इसकी डिटेल की एक एक लाइन मैंने आपको समझा दी है। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन नेक्स्ट फैक्टर। सो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूं सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। पहला फैक्टर हमने समझा टेम्परेचर, सेकंड का नाम है पीएच ऑफ मीडियम। एंजाइम जिस मीडियम के अंदर काम कर रहा है उसकी पीएच कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो एंजाइम अपना काम ज्यादा या कम करेगा। देखो कैसे, पहली लाइन लिखी है हमने, शो पीएच स्पेसिफिसिटी, यानी कि हर एंजाइम अपनी अपनी अलग अलग पीएच पर अपनी अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को दिखाएगा। अंडरस्टूड और नॉट, वो पीएच के लिए स्पेसिफिक है, उन्हें एक स्पेसिफिक स्पेशल पीएच चाहिए तभी वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। अगली लाइन है, एवरी एंजाइम हैज, हर एक एंजाइम के पास एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिसपे वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी हमें दिखाता है या मैक्सिमम काम करके देता है। वो ऑप्टिमम पीएच ज्यादातर एंजाइम के लिए कितनी होती है, 6 से लेकर 8 होती है ऑब्वियसली। देखो आपको पता होगा पीएच जो है वो 0 से लेकर 14 तक चलती है। 7 वो पीएच है जहां पे न्यूट्रल होता है मामला, यानी कि 7 से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 8, और 7 से थोड़ा सा कम यानी कि 6, यानी कि 6 से लेकर 8 तक एंजाइम जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा सकते हैं। अगर पूछे 6 और 8 में भी कहां पर मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाएंगे तो आप बताओगे 7 पीएच के ऊपर।
ये भी जो 7 pH है वो 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि pH जो है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तब भी किसी मीडियम का pH घट बढ़ सकता है। ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाऊंगा मैं। सॉरी, जो pH होती है किसी भी मीडियम की, उसको बहुत ध्यान से देखो। हमने एक ग्राफ बनाया है जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं कि अगर इस एक्सिस पे हम रखें pH को और इस एक्सिस पे रखें हम ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा। हमें पता है ना ज्यादा pH पे काम करेंगे एंजाइम, ना ही बहुत ही कम pH पे काम करेंगे, उन्हें एक ऑप्टिमम pH चाहिए, इसलिए ग्राफ वैसा ही आएगा जैसा टेम्परेचर का ग्राफ आया था। और जहां पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, मैक्सिमम एक्टिविटी है एंजाइम की, वहां का जो pH है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम pH बोलते हैं, जैसे वहां पे ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला था। तो ये सेम कर्व आएगा बेसिकली, क्योंकि एक ऑप्टिमम pH के ऊपर हाईएस्ट एक्टिविटी है, बाकी दोनों तरफ pH को घटाने पर और बढ़ाने पर, ऑप्टिमम वैल्यू से pH को घटाने पर और बढ़ाने पर, दोनों तरीकों से जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो डिक्रीज होती है या रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है। तो ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। तो ये दूसरा फैक्टर था जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तीसरे की बात करते हैं जिसका नाम है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या होता है, वो पदार्थ, वो मैटर जो एंजाइम से जुड़ेगा और प्रोडक्ट में बदलेगा, वही क्या है, सबस्ट्रेट। यानी कि अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते हो तो क्या एक्टिविटी बढ़ेगी, शुरुआत में तो बढ़ेगी। मान लो आपके पास 10 एंजाइम है और आपके पास 2 सबस्ट्रेट है, जब आप 2 सबस्ट्रेट को 10 एंजाइम के ऊपर डालोगे तो क्या रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी। 2 सबस्ट्रेट 2 प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। अगर आप सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ाते हो, अगर आप 5 सबस्ट्रेट डाल देते हो तो क्या वो 5 एंजाइम एक्टिव होकर 5 प्रोडक्ट बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। आपने 2 सबस्टेंस से 5 सबस्टेंस कर दिए, यानी कि सबस्टेंस की अमाउंट को बढ़ाया है, जिससे कि रेट ऑफ द रिएक्शन, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले 2 प्रोडक्ट बने थे, फिर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 5 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपने और बढ़ा दी, आपने 10 एंजाइम के ऊपर 10 सबस्ट्रेट डाल दिए, तो क्या तब रिएक्शन हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट एक्टिविटी होगी, क्योंकि 10 प्रोडक्ट बन जाएंगे उसी टाइम में, है ना। अगर आपने यहां तक तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या मात्रा, अमाउंट बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट बढ़ी है। अगर 10 एंजाइमों के ऊपर 10 सबस्ट्रेट डालने के बाद आप सबस्ट्रेट का अमाउंट और बढ़ा देते हो, यानी कि 10 एंजाइम के ऊपर आप 15 सबस्ट्रेट डाल देते हो, तो क्या रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगी। कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी जितने की 10 एंजाइम के ऊपर 10 सबस्टेंस को डालने पर जितनी रेट थी ना, उतनी ही रेट रहेगी, क्योंकि एंजाइम कम पड़ गए हैं। समझ पा रहे हो, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फुल हो चुकी है सबस्टेंस के अमाउंट से, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ती है अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस को बढ़ाने से। कब तक, जब तक एंजाइम बहुत है या एंजाइम की एक्टिव साइट फुल नहीं हुई है ना। अगर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो गई है, भर गई है, तब रेट नहीं बढ़ेगी सबस्टेंस को बढ़ाने पर, अन्यथा सबस्टेंस को बढ़ाने पर रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ती है। तो चलिए लाइंस को अब समझाता हूं, पहले हवा में एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ आपके सामने। सबसे पहली लाइन लिखी है, इनिशियली रेट जो है वो इंक्रीज करती है, मैंने भी आपको बता दिया, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, स्टडी हो जाती है। स्टडी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। क्या होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझो कांस्टेंट। स्टडी का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। पहले तो रिएक्शन की रेट बढ़ रही थी कंसंट्रेशन को बढ़ाने से, लेकिन बाद में बढ़ ही नहीं रही थी, घट ही नहीं रही थी, कांस्टेंट हो गई थी, है ना। कब कांस्टेंट हो गई थी, जब मैक्सिमम रेट आ गई थी, रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम हो गई थी, तब हो गया था बेसिकली। अगर हम ग्राफ बनाते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, जिसको वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ग्राफ में ROR भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं। इस तरफ हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, S का मतलब है सबस्ट्रेट या सब्सटेंस, और बाहर 2 ब्रैकेट लगे हैं, इसका मतलब है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को डिनोट किया जाता है इन ब्रैकेट्स के द्वारा, केमिस्ट्री में सिखाएंगे आपको। अभी आप इतना समझो कि जब सबस्टेंस नहीं था, कंसंट्रेशन 0 है यहाँ पे, जैसे जैसे एक्स एक्सिस में ये ग्राफ बढ़ रहा है कुछ ऐसे, क्या रेट भी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। वाई एक्सिस में बढ़ रहा है मतलब रेट बढ़ रही है, और एक्स में बढ़ रहा है मतलब सबस्टेंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यहां तक तो रेट और सबस्टेंस की कंसंट्रेशन दोनों बढ़ रहे थे,
लेकिन यहां के बाद ग्राफ केवल एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसका मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है इधर जाने पर, लेकिन जो V है वो कैसा हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, वो अब बढ़ ही नहीं रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? तो यही लाइन लिखी थी, ये लाइन ग्राफ में भी लिखी हुई है, दिखाई देनी चाहिए आंखों से, और उसी दृष्टि के लिए, उसी दिखाई देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको सिखा रहा हूं। तो देखो यहां पर अगर V कांस्टेंट हो गया है तो अब V बढ़ नहीं सकता है, इस V को बोलेंगे V मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम, या ROR मैक्सिमम बोल सकते हो। एक साइंटिस्ट हुए थे मिशेली, क्या साइंटिस्ट हुए थे, मिशेली उनका नाम था। उन्होंने ये कहा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन जब मैक्सिमम होती है तो उस मैक्सिमम का हाफ भी तो होती होगी कभी ना कभी, यानी कि मैक्सिमम रेट का जो हाफ रेट है उस रेट के ऊपर जितनी कंसंट्रेशन होगी सबस्ट्रेट की, उस कंसंट्रेशन को, उस अमाउंट को क्या बोलेंगे, मिशेली का कांस्टेंट बोलेंगे, Km बोलेंगे। तो हमने यहां पे लिखा हुआ भी है मिशेली कांस्टेंट, जिसको Km बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन जब मैक्सिमम की आधी होती है तब कितना सब्सटेंस उपस्थित है, कितना सब्सटेंस का अमाउंट प्रेजेंट है, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट है, इन सब को क्या बोलते हैं, मिशेली कांस्टेंट बोलते हैं। तो लिखा गया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ROR टू V max by 2, यानी कि V max की आधी रेट बनाने के लिए कितनी कंसंट्रेशन हमें लानी पड़ेगी सबस्ट्रेट की, उसी कंसंट्रेशन को, उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिशेली का कांस्टेंट बोलते हैं, जो यहां पर हमने Km करके भी दिखा रखा है ग्राफ के अंदर। अगली लाइन लिखिए कि Km किसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई देखो Km क्या है, एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है ना, जो एंजाइम के साथ जुड़ते हैं, यानी कि जितना ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ना चाहेगा उस एंजाइम के लिए Km की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पे देखो जो Km होता है वो डिपेंड करता है एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब आप हिंदी में साधारण समझो दोस्ती, किसकी दोस्ती, एंजाइम और सबस्ट्रेट की। अगर कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना चाहता है, दोस्ती रखना चाहता है, तो उसकी Km वैल्यू ज्यादा होगी। अगर कोई एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ना नहीं चाहता है तो उसकी Km वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी, या जीरो भी हो सकती है अगर वो जुड़े ही नहीं कभी जिंदगी में, तो है ना। तो ये दो फैक्टर मैंने आपको और समझाए, पहला था टेम्परेचर, दूसरा है पीएच ऑफ मीडियम, और तीसरा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का सिंबल आप S और ऐसे दो ब्रैकेट बना लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं तीनों फैक्टर आपको समझ में आए हैं। चौथा फैक्टर मैं आपको आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं एंजाइम को अफेक्ट करने वाले चौथे फैक्टर के बारे में, जिसका नाम है एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना, अवरोध बनाना, बाधा डालना किसी काम में। ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं, उसके काम में बाधा डाल देते हैं, उन्हें बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। जो इनहिबिशन का काम करने वाले सब्सटेंस है उन्हें क्या बोलेंगे, एंजाइम इनहिबिटर बोलेंगे। अब ये इनहिबिटर तीन टाइप के हो सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि बहुत ही कम समय में आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव, नाम से समझ में आ रहा है कॉम्पिटिटिव, यानी कि ये कंपटीशन करेगा सबस्ट्रेट के साथ कि पहले एंजाइम से कौन जुड़ता है, जो पहले जुड़ेगा उसी का प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उस सबस्ट्रेट के जैसे दिखते हैं, उसके जैसा शेप होता है, उसकी जैसी स्मेल होती है, बिल्कुल वैसा के वैसे होते हैं, इसीलिए वो एक्टिव साइट से जुड़ जाते हैं। और एक्टिव साइट से जब कोई दूसरा इनहिबिटर जुड़ जाएगा, यानी कि सब्सटेंस जुड़ नहीं पाएगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, ये कोई एंजाइम है, इसके ऊपर किसी सबस्ट्रेट को जुड़ना था, लेकिन वो जो सबस्ट्रेट जुड़ना था वो जुड़ ही नहीं पाया, उससे पहले कोई दूसरा इनहिबिटर आगे जुड़ गया। क्यों जुड़ गया, क्योंकि इसका आकार, इसका जो साइज है, शेप है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल इस सबस्ट्रेट के जैसा था, इसलिए इससे पहले ये आके जुड़ गया। अब ये सबस्ट्रेट आ ही नहीं पाएगा, जब आ ही नहीं पाएगा तो रेट क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ये इससे जुड़ा हुआ रह गया, जो इसका प्रोडक्ट शायद बने और शायद ना बने। उस सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट बनने वाला था जो अब बना नहीं, क्या रेट ऑफ द रिएक्शन घट गई, बिल्कुल घट गई। यहां पर कंपटीशन हो रहा है कि एंजाइम से पहले कौन जुड़ेगा। ये जो इनहिबिटर है वो कंपटीशन कर रहा है किसके साथ,
सबस्ट्रेट के साथ की एंजाइम से पहले कौन जुड़ेगा, इसलिए ये किस टाइप का इनिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है बेसिकली। तो इसके बारे में क्या क्या लिखा है देखो ध्यान से समझना। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रिजेंबल होती है, रिजेंबल का मतलब मिलना, किससे मिलती है, टू द सबस्ट्रेट, जैसा सबस्ट्रेट है वैसी की वैसी स्ट्रक्चर होगी किसकी, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की। ये बाइंड हो जाते हैं एक्टिव साइट से, जुड़ जाते हैं, जिससे कि रेट ऑफ द रिएक्शन घट जाती है बेसिकली। ऑब्वियसली जब जुड़ जाएंगे तो घटेगी, सबस्ट्रेट जुड़ ही नहीं पा रहा, उसके बाद इसका जो इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन घट रही है। इसको रिवर्स कर सकते हैं, अगर रेट ऑफ द रिएक्शन घटी तो उसका रिवर्स क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ी। इस इफेक्ट को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, अगर देखो ये एंजाइम था अभी मैंने जैसे समझाया, ये सबस्ट्रेट है और ये क्या इनिबिटर है। अगर इनिबिटर एक है तो आप 10,000 क्या डाल दो, सबस्ट्रेट डाल दो, तो इस इनिबिटर की जुड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर हो जाएगी, है ना। एक कमरा है जिसके अंदर आपने कोई जैसे कंचे भर रखे हैं, कांच के कंचे खेले होंगे आपने, पूरे कमरे में एक ही कलर के कंचे रखे हैं, उस पूरे कमरे में एक कंचा ऐसा रखा है जो रेड कलर का है, बाकी कोई रेड कलर का नहीं है। अगर उस कमरे से आपको बोले एक कंचा निकालो तो उस रेड कलर के कंचे की निकलने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 रहेगी, क्योंकि उसका अमाउंट क्या है, बहुत ही कम है। उसी प्रकार जो एंजाइम है उससे सबस्ट्रेट के जुड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कब रहेगी, जब सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा होगा, और इनिबिटर के जुड़ने की पॉसिबिलिटी कम कब रहेगी, जब इनिबिटर का अमाउंट बहुत बहुत क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर आप सबस्ट्रेट का अमाउंट बहुत बढ़ा देते हो इनिबिटर की कंपैरिजन में, तो क्या इस इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है, फिर इनिबिटर लगभग जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा सब्सटेंस है वो जुड़ जाएगा। जब बहुत सारा सब्सटेंस जुड़ेगा तो रिएक्शन की रेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इनिबिटर के होने से भी। तो ये लिखा गया है कि इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं कैसे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके। इंक्रीजिंग, ये किसका सिंबल है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का बेसिकली। यहां पे जो रिएक्शन की स्पीड होती है मैक्सिमम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर एंजाइम तो वैसा ही है ना, रिएक्शन की रेट कौन डिसाइड करता है, एंजाइम। एंजाइम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो वी मैक्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन केम क्या करेगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। केम क्या होता है, मिशेली का कांस्टेंट। मिशेली का जो कांस्टेंट होता है ये एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है। इस इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए आप सबस्ट्रेट को तो बढ़ाए जा रहे हो, अभी अभी जैसे बात की, रिवर्स करने के लिए सबस्ट्रेट बढ़ाते हो। जब सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ रहा है तो क्या मिशेली का कांस्टेंट भी बढ़ेगा। मिशेली का कांस्टेंट क्या था, ऐसी सबस्टेंस की कंसंट्रेशन जहां पे वी मैक्स की हाफ वेलोसिटी होती है, उसी को तो बोला था अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी सबस्ट्रेट की तो केम भी बढ़ेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। कुछ एग्जांपल लिखे हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के। पहला एग्जांपल लिखा है, देखो मेलोनेट एक इनिबिटर होता है जिसका सक्सिनेट जो है वो सबस्ट्रेट होता है, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजनीज एंजाइम का नाम है। आई का मतलब है इनिबिटर, एस का मतलब है सबस्ट्रेट, और ई का मतलब है एंजाइम। इस एंजाइम के लिए ये इनिबिटर है जो इस सबस्ट्रेट के साथ में काम करता है। तो ये एग्जांपल आप याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, कौन सा इनिबिटर है, कौन सा एंजाइम है और कौन सा सबस्ट्रेट है। अगला एग्जांपल देखना कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का। एक सबस्ट्रेट होता है पेरा अमाइनो बेंजिक एसिड। क्या होता है, पेरा अमाइनो बेंजिक एसिड। इसे PABA भी बोलते हैं, पाबा। पाबा का मतलब क्या है, पेरा अमाइनो बेंजिक एसिड। इस एसिड यानी कि ये एक सबस्ट्रेट है, इसे बदला जाता है फोलिक एसिड के अंदर। कौन सा एंजाइम बदलता है, इसे बदला जाता है, यानी कि ये प्रोडक्ट बन गया। कौन सा एंजाइम बदलेगा, फोलिक एसिड सिंथेटेज बदलेगा। फोलिक एसिड सिंथेटेज क्या है, एंजाइम है, लेकिन इसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कौन है, सल्फा ड्रग। इसका क्या है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है बेसिकली। यानी कि सल्फा ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा होगा, पाबा के जैसा होगा। क्योंकि कंपटीशन कौन करेगा, एक सबस्ट्रेट और दूसरा इनिबिटर, किस पे जुड़ने के लिए, एंजाइम पे जुड़ने के लिए। यानी कि पाबा और सल्फा ड्रग क्या है, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर के हैं। और यहां पर भी आप देख सकते हो ये जो सक्सिनेट है और मेलोनेट है ये दोनों क्या होंगे, सेम स्ट्रक्चर के होंगे बेसिकली। तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का, वो है मिथेनॉल। तो होता है सब्सटेंस या फिर सबस्ट्रेट, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज होता है एंजाइम, और यहाँ पे इथेनॉल क्या होता है, इनिबिटर होता है। यहाँ पे मेथेनॉल और इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए ये दोनों लड़ते हैं इस एंजाइम पे अटैच होने के लिए, और रिएक्शन का रेट वगैरह कम होता है जिसे रिवर्स भी किया जा सकता है।
तो ये था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। अब मैं आपको समझाता हूं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। बहुत ध्यान से सुनना, ये कंपटीशन करेंगे ही नहीं क्योंकि ये एक्टिव साइट से जुड़ते ही नहीं है। सबस्ट्रेट कहां से जुड़ता था? एक्टिव साइट से। अगर इनहिबिटर को भी एक्टिव साइट से जुड़ना है तो उसे बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर इसे एक्टिव साइट से जुड़ना ही नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलेंगे। तो लिखा गया है बाइंड टू साइट, साइट पे जुड़ते हैं जो साइट अलग है अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी साइट से ये जुड़ेंगे। इरिवर्सिबल होते हैं। क्यों होते हैं इरिवर्सिबल? इनको जुड़ने के बाद आप बदल नहीं सकते। इट चेंज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम की स्ट्रक्चर ही बदल देता है। अगर ये किसी एंजाइम के साथ जुड़ गया है ना तो उस एंजाइम की स्ट्रक्चर ही बदल देगा। अगर स्ट्रक्चर ही बदल दी गई है तब तो सबस्ट्रेट जुड़ ही नहीं पाएगा, है ना। ये किसी और साइट पे जुड़ेंगे और स्ट्रक्चर ही बदल देंगे, इसलिए इसको वापस कभी रिवर्स नहीं कर सकते। इसको रिवर्स कर सकते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाकर, इसको कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एंजाइम ही खराब कर दिया ना, एंजाइम की स्ट्रक्चर ही खराब कर दी तो पूरी रिएक्शन की रेट ही खराब हो गई। लेकिन जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट अभी भी उतनी ही दोस्ती के साथ है, इसलिए इसका केम क्या होगा? चेंज नहीं होगा। केम में लिखा गया है नो चेंज। अंडरस्टूड और नॉट? बिल्कुल अंडरस्टूड। इसका एक एग्जांपल लिखा है कि जो साइनाइड होता है ना वो इनहिबिटर होता है। कौन सा वाला? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। किसके लिए? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए। ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम के लिए जो साइनाइड होता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो इस लाइन को भी आप बाय हार्ट याद करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं एलोस्टेरिक इनहिबिटर के बारे में जिसको फीडबैक इनहिबिटर भी कहा जाता है। सो 1 सेकेंड, मार्कर चेंज कर रहा हूं बस। एलोस्टेरिक या फिर फीडबैक इनहिबिटर के बारे में लिखा गया है अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट उस एंजाइम से जुड़ जाता है और काम करने को रोक देता है तो उसे बोलते हैं फीडबैक इनहिबिटर। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे एक रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन के अंदर जिसमें ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तोड़ता कौन है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम तोड़ता है। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है अगर इसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये कंसंट्रेशन जाकर ग्लूकोज को इसमें बदलने से रोक देती है, यानी कि ये नेगेटिव फीडबैक दे देती है कि रिएक्शन मत कीजिए। किसको नेगेटिव फीडबैक देगी? हेक्सोकाइनेज एंजाइम को देगी। यानी कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसा मैटर जो एंजाइम को जाकर बोले कि रिएक्शन मत करो और वो सब्सटेंस उसी रिएक्शन का प्रोडक्ट हो तो इस इनहिबिटर को क्या बोलेंगे? फीडबैक इनहिबिटर बोलेंगे या एलोस्टेरिक इनहिबिटर बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं एंजाइम के इनहिबिटर आपको अच्छे से समझा दिए हैं मैंने, और ये चौथा फैक्टर था जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि एंजाइम के कितने पार्ट होते हैं, क्या एंजाइम के अंदर केवल प्रोटीन ही होता है या उसके अलावा भी और कुछ होता है, तो ये समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई 100% करूंगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।